साहब वोट नॉर्मली जाकर जो आदमी रहने वाला वहीं का वो वोटर होगा। अगर इस तरह से टोटल मैच कर देते हैं, कोई भी आके कहीं भी जाके वोट डाल सकता है, देयर इज ए टोटल मैच, फिर इलेक्शन की फेयरनेस कहाँ रहेगी फिर? कल कहीं से किसी को ट्रेन में बैठाया, कहा जाओ जाके यूपी में वोट डाल के आ जाओ, यूपी वाले को कहा जम्मू कश्मीर में वोट डाल के आ जाओ, ठीक है। और फिर कौन वेरीफाई करेगा, जस्टिफाई करेगा कि इन लोगों के वहाँ वोट कहाँ से ये लोग लाए हैं? वो विल वेरीफाई इट। तो जिनको आप इंक्लूड करने जा रहे हैं, ये कौन लोग हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, और क्या इनका वोट डिलीट हुआ कि नहीं हुआ, फॉर्म 7 भरा कि नहीं भरा, हुआ कि नहीं हुआ। मैनिपुलेशन हो सकती है, या मैनिपुलेशन ज़्यादा चल रही है, कुछ भी मैनिपुलेट करके ले आएंगे आप लोग। ऐसा थोड़ी होता है। सिस्टम क्या है उसका वेरीफाई करना, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, ऐसे थोड़ी है ट्रेन से भर के ले आओगे, कह दो जी ये जम्मू कश्मीर के अंदर वोट डालेंगे स्टेट असेंबली में। इसका मतलब जम्मू कश्मीर की जो है आइडेंटिटी ख़त्म करना चाहते हैं, कश्मीर की हमारे कल्चर। जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, क्या असर पड़ेगा इसका अगर बाहरी राज्यों से लोग, और ये जो फिगर बताई गई है, इतने वोटर्स ऐड हो जाते हैं, और जब वोटिंग राइट आप किसी को दे देते हैं, और इलेक्शन भी लड़ने से आप उसको रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर वो वोटर है तो वो इलेक्शन भी लड़ सकता है, कानूनी राइट उसको वो मिल जाएगा। तो क्या अब बाहरी राज्यों के लोग मतलब जम्मू कश्मीर की जनता का भविष्य तय करेंगे कि जम्मू कश्मीर की जनता को क्या चाहिए, क्या उनके राइट्स हैं, क्या उनके अधिकार हैं? आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज़ मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर नेता अशोक अत्री जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। हाँ, थैंक यू वेरी मच। अशोक सर, अगर बात करें हम अभी लगभग 1-2 दिन पहले जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो चुनाव आयोग के द्वारा की गई, और उसमें एक फरमान जारी किया गया, जो बाहरी राज्यों से आए हुए लोग हैं यहाँ पे, जो काफ़ी लंबे समय से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, अब उनको भी जो है वोटिंग का अधिकार जो है वो दे दिया गया है। कैसे देखते हैं इसको, और क्या जम्मू कश्मीर का भविष्य अब बाहर से आए हुए लोग तय करेंगे? मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, और उसमें जो इम्पॉर्टेंट बात जो है, जो अपने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कही है, वो कह रहे हैं साहब कि 25 लाख वोटर जो है वो ऐड हो जाएगा जम्मू कश्मीर के वोटर लिस्ट में। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये 25 लाख का फिगर जो है हमारे सीईओ साहब ने ये कहाँ से लाया है, इनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, और किस तरह से ये जो 25 लाख वोटर जो है वो जम्मू कश्मीर के इलेक्टोरेट्स में ऐड हो जाएंगे। नंबर पहले तो ये मेरा चीफ इलेक्शन जो है इलेक्टोरल ऑफिसर है, उससे ये प्रश्न है कि आप ये सब बताएं कि वो 25 लाख वोटर वो कौन है, आपने कब उनका जो है वो कैसे कैलकुलेट किया है, और आपका ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है इसके बारे में क्या है जी। नंबर 1। और दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि सब नॉर्मली होता क्या है कि ये जो हमारा पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, उसमें ये होता है कि जो आदमी जहाँ का रहने वाला है वो वही का वोटर होता है, और आज तक यही चल रहा है सारी हमारी कंट्री में, हमारे इंडिया में, भारत में यही चलता है कि वो वही का वोटर है जहाँ वो रह रहा है, जहाँ वो पैदा हुआ है, जिस स्टेट का है, जिस यूटी का है। तो ये नई बात कहना कि साहब किसी भी स्टेट का आदमी कहीं से भी उठ के आया होगा और जम्मू कश्मीर की असेंबली इलेक्शंस में या लोकल बॉडी के इलेक्शंस में वो वोट डाल सकता है, ये बात कुछ समझ से बाहर है। थोड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल सी लगता है कि इस तरह का कोई प्रोविज़न जो है ये हमारे इसमें पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में नहीं है। तो सर, क्या कुछ होना चाहिए इसमें? क्या इसमें कोई बदलाव हो सकता है, या ये ऑर्डर जो है रिवोक हो सकता है? नहीं, पहले मुझे लगता है ये स्टेटमेंट ही गलत है, ये स्टेटमेंट ही गलत है, इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट। और हाँ, यहाँ तक ठीक था कि 5 अगस्त 2019 से पहले जो थे, जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ थे, वो पार्लियामेंट इलेक्शन में वोट डाल सकते थे, लेकिन असेंबली इलेक्शंस में वो वोट डालने का राइट नहीं था। लेकिन वो कितनी फैमिलीज़ हैं टोटल जो है 19,920 के करीब वो फैमिलीज़ हैं, और अगर उनका वो अगर 4-4 वोट भी लगाएं तो भी 1 लाख वोट बनता है। 1 लाख वोट से ज़्यादा फिगर नहीं बनता है। ठीक है जी, आपने 370 ख़त्म कर दिया, और उससे ये है कि आपने जो है यहाँ के जो वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज़ थे उनको आपने राइट टू वोट दे दिया स्टेट असेंबली में, वहाँ तक बात ठीक है। रही बात कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं या आउटसाइड द स्टेट सर्विस कर रहे हैं, तो वो अपने आप को यार जो अगर वो रजिस्टर नहीं है वोटर लिस्ट में या इलेक्टोरेट नहीं है, तो अपने आप को वो रजिस्टर कर सकते हैं, उसके लिए फॉर्म 6 होता है वो।
उसमें कर सकते हैं। तो अगर ऑलरेडी वो रजिस्टर्ड है, उन्होंने स्टेट असेंबली इलेक्शंस में वोट डालना है, तो उसके लिए पोस्टल बैलेट का वो जो है वो प्रोविज़न है। लोग जहाँ के बाहर पोस्टेड है, जैसे आर्मी में, CRPF, BSF में, बहुत से लोग कहीं कहीं पोस्टेड हैं, तो अगर उन्हें वोट डालना चाहते हैं तो पोस्टल वोट होता है उनका, इसमें ऐसा क्या है, ठीक है। और तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि अगर ये मान के चलें कि साहब जम्मू कश्मीर में आज कोई अगर कुछ टेम्पररी लेबरर्स आए हुए हैं या छोटा मोटा कहीं वो झुग्गियाँ बना के मोस्टली रह रहे हैं, वो मुझे नहीं लगता कोई ऐसी परसेंटेज भी अब कह सकते हैं कि जिन्होंने ज़मीन ले लिया, यहाँ घर बना लिया, या कोई स्टूडेंट सर को बाहर से पढ़ने आया है, उनकी कोई ज़्यादा इतनी स्ट्रेंथ से संख्या नहीं है। बाकी रहा एम्प्लॉइज़ और कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट में, कोई ऑफिस में है, जैसे कोई बैंक्स में हम कह सकते हैं, या किसी और ऐसा कोई जो केंद्रीय अदारा है उस पर कोई काम कर रहा है, वो टेम्पररी पोस्टिंग है, सब्जेक्ट टू ट्रांसफ़र होता है। वो 2 साल 3 साल 4 साल के बस पर ट्रांसफ़र हो जाती है। ऐसा तो कोई है नहीं कि साहब वो 20 साल के लिए जम्मू कश्मीर में आ गया पोस्टिंग के ऊपर तो उसकी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। और उसको ये कहेंगे हम कि जो टेम्पररी ऑन पोस्टिंग है कि उसको भी अब राइट टू वोट दे देंगे जम्मू कश्मीर की स्टेट असेंबली में, तो वो भी कोई थोड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगता है, कुछ उसमें कोई बात बनती नहीं है। फिर अगर हम रेफरेंस दे दें कि ठीक है साहब, अगर आर्मी का या पैरामिलिट्री फोर्सेस है हमारे जम्मू कश्मीर में डिप्लॉयड है, वो भी टेम्परेरी यूनिटेड ट्रांसफ़र होती रहती है। एक यूनिट एक प्लेस से दूसरी जगह, तीसरी जगह, 3 साल के बाद, 2 साल के बाद, जो भी उनका फिक्स टेन्योर होता है, चाहे वो आर्मी है, BSF है, CRPF है, तो वो होता रहता है। तो उनको हम ये नहीं कह सकते कि साहब जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं तो इसलिए उनको वोट डालने का राइट टू वोट है स्टेट असेंबली में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन सर हो रहा है ना, चुनाव आयोग ने ये कर दिया है और संख्या भी बता दी है, लगभग 25 लाख वोटर्स जो हैं वो ऐड होने जा रहे हैं। ये चीज़ें हो रही हैं ना? नहीं, आप ये जो इलेक्शन कमीशन बताए ना, ये 25 लाख की फिगर कौन सी है? आप ये फिगर कहाँ से ला रहे हैं? आप किन लोगों को जो है 25 लाख जो वोटर्स आप कह रहे हो, उसमें कौन कौन किस किस कैटेगरी के लोग, कौन कौन लोग आप इंक्लूड कर रहे हैं? ऐसे हवा में कह देना है 25 लाख हो गए, जब तक अभी तक जम्मू कश्मीर में आपकी वोटर रिविजन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपने 25 लाख का फिगर कहाँ से दे दिया? एक बात। और दूसरी बात ये है कि जब आपने डिलिमिटेशन कमीशन के तहत आपने जो रीडिज़ाइनिंग की स्टेट असेंबलीज की, और उसमें क्या देखा गया था कि टोपोग्राफी, पॉपुलेशन वगैरह देखा गया, उसमें आपने 10% टोटल लिया है टोटल पॉपुलेशन का, तो जम्मू कश्मीर की यूटी की है, उसका जो 10% होगा उसको एडअप करके आपने जो है रीडिज़ाइन की है कॉन्स्टिट्यूंसीज। अगर डिलिमिटेशन में आपने 10% का क्राइटेरिया लिया है, तो 10% क्राइटेरिया से टोटल जो लोग हैं हमारे 1,25,000 वोटर बनना चाहिए। 25 लाख कहाँ से बन गया? ये बड़ा को मिसलीडिंग है, या मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ किस बना के ऊपर ऑन व्हाट बेसिस, और उनका क्या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, और किन कैलकुलेशंस के आधार पर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, ये कुछ हमारी समझ के बाहर है। और ऐसे कैसे हो सकता है? इस तरह से टोटल मैस हो जाएगा। कल अगर गुजरात में इलेक्शन होते हैं या हिमाचल में इलेक्शन हो रहे हैं, आपके मध्य प्रदेश में इलेक्शन होंगे, इसका क्या मतलब है? जम्मू कश्मीर का आदमी जाके वहाँ जाके कोई तो नौकरी कर रहा है जाके उधर, या किसी तरीके से वहाँ है तो वहाँ वोट डालेगा वो। और इसका भी एक पूरा एक कायदा है, एक प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर ये है रिप्रेजेंटेशन पीपल्स एक्ट में कि साहब पहले आपका जो वहाँ आपका वोट बना हुआ है, आपको वोट पहले वहाँ कैंसिल करना है। उसके लिए फॉर्म 7 आता है, आपको वो भरना है। आपको कहना कि साहब मेरा जो वोटर लिस्ट जो है जहाँ से मेरा वोट बना हुआ है वहाँ से पहले डिलीट करिए, और डिलीट के बाद फिर आप जो है एडिशन कर सकते हैं। लेकिन वो भी ऐसा नहीं है, डिलीट कर सकते ये नहीं कि आप किसी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाके आप उसको कहें थी यहाँ मेरा वोटर बना दो जाके, तो ये वायलेशन है मुझे लगता है पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के। सर नेशनल कॉन्फ्रेंस का अगर हम बात करें तो क्या स्टैंड रहेगा इस पर? नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड जो है मैंने वो डॉक्टर फारूक साहब का स्टेटमेंट देखा है, उन्होंने शायद 22 तारीख को ऑल पार्टीज़ की वो मीटिंग बुला रहे हैं। आप देखते हैं क्या डिस्कशन होती है वहाँ, क्या वो कैसे व्यू करते हैं, क्या उसमें फैसला लेते हैं, वो तो अभी कुछ नहीं कह सकते हम इसके ऊपर। जम्मू कश्मीर की जो जनता है या जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, क्या असर पड़ेगा इसका अगर बाहरी राज्यों से लोग, और ये जो फिगर बताई गई है, इतने वोटर्स ऐड हो जाते हैं, और जब वोटिंग राइट आप किसी को दे देते हैं और इलेक्शन भी लड़ने से आप उसको रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर वो वोटर है तो वो इलेक्शन भी लड़ सकता है, कानूनी राइट उसको वो मिल जाएगा। तो
क्या अब बाहरी राज्यों के लोग मतलब जम्मू कश्मीर की जनता का भविष्य तय करेंगे कि जम्मू कश्मीर की जनता को क्या चाहिए, क्या उनके राइट्स हैं, क्या उनके अधिकार हैं? नहीं, ये तो जो है ये तो बीजेपी पार्टी तय कर रही है कि किसको क्या करना है, कैसे करना है, कुर्सी में पावर में कैसे रहना है। ये उसी के लिए सारा जितना इनकम मिक्स हो रहा है ये कर रहे हैं जाके। अदरवाइज अगर 75 साल जो हो गया है तब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो आप बीजेपी को क्या उसमें आगे आगे से आपने ऐसा करना चाहिए। क्या वो जो 74-5 साल पहले सिस्टम चल रहा है, जो प्रेजेंटेशन एक्ट में जो प्रोविजन है, क्या वो गलत है? और जो आप कह रहे हो वो ठीक है, गलत है? कैसा ऐसा तो हो नहीं ना सकता। और ये सारा मुल्क में ही सिस्टम एप्लीकेबल है, खाली ऐसा तो है नहीं कि आप ऐसा नहीं कि आप हिंदुस्तान किसी भी जाके वोट डाल सकते हो, ऐसा पहले है नहीं। पहले उसकी जो प्रोविज़न है लेकिन उसका पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का, रिप्रेजेंटेशन एक्ट का, वो कह रहा है कि साहब वोट नॉर्मली जाकर जो आदमी रहने वाला वहीं का वो वोटर होगा। अगर इस तरह से टोटल मैच कर देते हैं कि कोई भी आगे कहीं भी जाके वोट डाल सकता है, नंदन देयर इज़ ए टोटल मैच, फिर इलेक्शन की फेयरनेस कहाँ रहेगी? फिर वो कल कहीं से किसी को ट्रेन में बैठाया, कहा जाओ जाके यूपी में वोट डाल के आ जाओ, यूपी वाले को कहा जम्मू कश्मीर में वोट डाल के आ जाओ, ठीक है। और फिर कौन वेरीफाई करेगा, जस्टिफाई करेगा कि इन लोगों के वहाँ वोट कहाँ से ये लोग लाए हैं? हु विल वेरीफाई इट? जिनको आप इंक्लूड करने जा रहे हैं ये कौन लोग हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, और क्या इनका वोट डिलीट हुआ कि नहीं हुआ, फॉर्म 7 भरा कि नहीं भरा, हुआ कि नहीं हुआ। मैनिपुलेशन हो सकती है, या मैनिपुलेशन ज़्यादा चल रही है, कुछ भी मैनिपुलेट करके ले आएंगे आप लोग। ऐसा थोड़ी होता है। सिस्टम क्या है उसका वेरिफिकेशन करने का, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। ऐसे थोड़ी है ट्रेन से भर के ले आओगे, कह दो जी ये जम्मू कश्मीर के अंदर वोट डालेंगे स्टेट असेंबली में। इसका मतलब जम्मू कश्मीर की जो है आइडेंटिटी ख़त्म करना चाहते हैं, कश्मीर की, हमारे कल्चर की, हमारा जो सारी इसकी जम्मू कश्मीर के जो डोगरा कल्चर है उसका, जो कश्मीर के लोग हैं उनका आइडेंटिटी ख़त्म करना चाहते हैं। डेमोग्राफी भी चेंज हो सकती है और उसकी जो है डेमोग्राफी भी जो है उसका वो चेंज करना चाहते हैं आप लोग। ऐसे लोगों को लगे है नहीं, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। किस तरह की ये बातें कर रहे हैं ये लोग? क्या हो रहा है इस मुल्क में? ये क्या हो रहा है? कोई कानून चीज़ है? संविधान कॉन्स्टिट्यूशन कोई चीज़ है? ऐसा थोड़ी है जो रात को सपना आता है तो सुबह उठ के आप कहेंगे जी इसको इम्प्लीमेंट कर दो, इसको अप्लाई कर दो। प्रॉपर एप्लीकेशन माइंड है, उसके लिए पार्लियामेंट है, असेंबली है, 10 बातें होती हैं, और ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। मुझे नहीं लगता कि अभी पीपल्स जो रिप्रेजेंटेशन एक्ट है जो कोई इस तरह की कोई अमेंडमेंट है कि आप मुल्क में किसी भी देश कहीं भी वोटर बन सकते हो। उसका बेसिक यही है कि पहले जहाँ का वोटर है उसको वहाँ से कैंसिल करवा सकते हैं, उसके बाद ही आपका वोट ट्रांसफ़र हो सकता है। सर, अगर बात करें हम कश्मीरी पंडित्स की, कश्मीरी पंडित्स पे हमेशा ही सियासत हुई है और भाजपा ने भी काफ़ी बुनाया है इसको, और मूवीज़ भी बनी कश्मीरी पंडितों पे, लेकिन जो टारगेट किलिंग थी वो नहीं रुक पा रही है। हालांकि सरकार, रूलिंग पार्टी भी भाजपा है, और जो बात करती थी हिंदुत्व की, और कहीं ना कहीं जिस तरह से कश्मीरी पंडितों की जाने जा रही हैं, जाने अभी आप देखेंगे पिछले लगभग 100 दिन होने को हैं, कश्मीरी पंडित जो है प्रोटेस्ट पे बैठा हुआ है, और उनकी ये शिकायत है कि भाजपा का ना ही कोई नेता, ना ही जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कोई वहाँ पे उनके पास जो है उनकी सुध लेने के लिए गया है, या उनकी मांगें जो हैं वो सुनने के लिए गया है। कैसे देखते हैं, क्या सिर्फ सियासत हो रही है या ग्राउंड लेवल पे भी कोई काम हो रहा है कश्मीरी पंडितों के लिए? मुझे नहीं लगता है कि कोई सियासत कह सकते हैं हम इसको, सियासत ज़्यादा ही है। और मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट की जो चाहती है कि किसी भी जो है लोगों के जो हैं, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, उनके किसी भी जेन्युइन इशू को एड्रेस किया जाए। इस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम है हमारे इस वक्त जम्मू कश्मीर के यूटी में, बहुत से इश्यूज़ हैं। लेकिन ये है कि कोई भी कहीं भी इशू हमें कोई ऐसा नहीं लगा कि जिससे गवर्नमेंट ने जो है कोई विल दिखा के उसको कोई रिज़ॉल्व किया हो। रहा कश्मीरी पंडितों की बात, या हमारे और भी जम्मू प्रोविंस के बहुत से लोग हैं जो कश्मीर में एजुकेशन में है, अदर डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, तो उनका एक ही बड़ी देर से ये डिमांड चल रही थी, खासकर जब रजनी देवी की किलिंग हुई, या कुछ कश्मीरी पंडित्स की किलिंग हुई, कुछ सिख फैमिलीज़ की किलिंग हुई, कुछ महंडन्स लोगों की किलिंग हुई, खासकर जो जम्मू बेस्ड लोग थे। उन्होंने कहा साहब वहाँ पे मिलिटेंसी फिर वहाँ पे जो है वो शुरू हो गई है, और हम लोग, हमारे पास ना तो कोई सिक्योर्ड प्लेस होता है, ना ही हमारे पास कोई सिक्योरिटी है। हमें बड़ा इंटीरियर्स में जाके जो है वहाँ जॉब करना पड़ता है, और आपने देख भी लिया उसका नतीजा कि बहुत से लोग जो है मरे गए हैं, वो मिलिटेंट्स के जो है हाथों मारे गए हैं, टारगेट हुए हैं उनके। तो इस चीज़ को देखते हुए आप काइंडली कुछ ऐसा अरेंजमेंट करें कि आप हमें जो है टेम्परली टिल सिचुएशन इम्प्रूव्स इन वैली कश्मीर, आप हमें जम्मू में कहीं जाके रख लीजिए उधर, इस तरह सिस्टम करिए। लेकिन
धरने भी लोग बैठे, उन्होंने प्रोसेशन भी देखा, मैंने निकाला, रैली भी निकाली है। लेकिन ये गवर्नमेंट जो है ये बड़े इनसेंसिटिव है इन सारे इश्यूज़ के लिए। इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई रैली निकाले, कोई धरना निकाले, कोई बंद करे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपने देख ही लिया किसान आंदोलन में जो है कितने लोग, किस हालात में वो कितनी देर लोग बैठे रहे आंदोलन के ऊपर, और कितने लोगों की जानें चली गई। अगर इनको फिक्र होता, चिंता होती कि रैली हो रही है, किसान डिस्टर्ब्ड है, उनकी जेन्युइन डिमांड्स हैं, तो वो बहुत पहले इनका यूँ ही जो धरना लगा के बैठे थे उन्होंने, तो उसमें चाहते थे 15 दिन 20 दिन में जाके इमीडिएटली उस इश्यू को ख़त्म कर देते, बात ख़त्म हो जाती। 7.5 लोग जो किसान हैं उनकी वो, उनको अपनी जान नहीं खोनी पड़ती। तो दैट शोज़ के गवर्नमेंट इज़ नॉट सीरियस, गवर्नमेंट इज़ नॉट बॉदर्ड कि लोगों को क्या प्रॉब्लम है, लोगों के क्या इश्यूज़ हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तो उनको अगर चिंता कोई है तो वो कॉर्पोरेट हाउसेस की है। सर, अगर बात करें हम, जिस तरह से हम देखते रहते हैं आए दिन, आप रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी के दौरे पे रहते हैं। अगर रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी की हम बात करें, किस तरह की डेवलपमेंट है वहाँ पे और किस तरह की लोगों की वहाँ पे जो डिमांड्स हैं जो अभी तक फुलफ़िल नहीं हो पा रही हैं, और कैसे वो हो सकती हैं दूर, समस्याएं जो हैं वहाँ के लोगों की, जो परेशानियाँ हैं, कैसे दूर हो सकती हैं? कि रामगढ़ जो है कि एक बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी है, और जितनी भी बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उसमें मुझे याद है जब मैं खुद डीआईजी था, और उस वक्त क्या थी कि 2014 के पहले की बात है, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी, उस वक्त बॉर्डर भर्ती का एक कंसेप्ट एक इंट्रोड्यूस हुआ था जी। उसमें क्या था कि वो डीजी को कहा जाता था कि भाई आप डिस्ट्रिक्ट एसपीज के थ्रू आप देखें कि बॉर्डर्स एरिया के ऊपर, क्योंकि ये लोग एम्प्लॉयमेंट इनको नहीं मिलती है और इनको मौका नहीं मिलता है या किसी और वजह से, आप जाएं, जो भी लड़का को लगता है फिज़िकली जो है और अदरवाइज क्वालिफाई करता है पुलिस जॉब के लिए, तो आप उनको ऑन स्पॉट उनका भर्ती करें जाके। तो उसको उसमें ये याद है बॉर्डर भर्ती में मुझे याद है कि शायद कुछ बहुत से लोग जो है, बहुत से लोगों को इसी प्रोसेस के थ्रू गुजरने के बाद जो है डीजीज़ ने ऑन स्पॉट जो है गवर्नमेंट का अप्रूवल लेके अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए हुए हैं इनको। तो एक तो ये बड़ी डिमांड है कि यहाँ बॉर्डर भर्ती जो है वो खुलनी चाहिए। आप जो ये बॉर्डर भर्ती 2 बटालियन कर रहे हैं, एक वुमेन बटालियन और एक दूसरी बटालियन, तो उसमें ये कि 2019 से ये प्रोसेस कर रहे हैं, 2022 हो गया है, अभी तक ये लोग उनको जो है वो प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं कर पाए। ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया था, उसमें लोगों का मेडिकल भी हो गया, फिजिकल वेरिफिकेशन हो गई, नॉर्मली उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर होता है। लेकिन फिर से इन्होंने एक नया शोषा छोड़ दिया कि नहीं साहब ऐसा है, हम इसको री एडवर्टाइजमेंट करेंगे ताकि जो लोग रह गए वो भी अप्लाई कर सकें। कंसेप्ट था बाहर के लोग जो रह गए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको भी अप्लाई करवा दिया जाए। और दूसरी इंटेंशन ये थी कि वो इसको डिले करना चाहते थे, शायद इलेक्शन तक ले जाना चाहते हैं, क्या करते हैं, या इलेक्शन के पहले कुछ करना चाहते हैं, तो हो सकता है इस तरह से कुछ हो। तो एक बॉर्डर का ये कंसेप्ट है, सबसे बॉर्डर लोगों की ये डिमांड है कि साहब ये जो मैक्सिमम लोग जो है 70-80% लोग जो है वो आर्मी में जाते हैं जी। तो 2014 के बाद कोई आर्मी में इस तरह की कोई भर्ती नहीं हुई। और ये जिन्होंने अग्निवीर का फार्मूला लाया है 4 साल नौकरी वाला, ये बॉर्डर के लोगों को, किसी को भी जो है, मैं कहूँगा जो भी अनएम्प्लॉयड है, जो आर्मी में जाना चाहता है, देश की सेवा में सेवा करना चाहता है, वो उनको ये एक्सेप्टेबल नहीं है। जो मेरा फीडबैक है, जो मेरा इन लोगों से इंटरेक्शन होता है। और दूसरी मेरी जो है मैं जो फोकस कर रहा हूँ वो है तो अक्रॉस द कंट्री है, हमारे स्टेट में भी अब ये काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, ड्रग एडिक्शंस का है। बिल्कुल। कि यहाँ ड्रग्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को ड्रग्स एडिक्ट बनाया जा रहा है। और मैंने एक दिन एसएसपी से भी बात की थी, मैंने कहा था साहब ये बड़ा चैलेंजिंग जॉब है पुलिस के लिए, इसमें हमारी जनरेशन जो है, हमारा यूथ इन्वॉल्व है, आप इस पे जो है 24/7 कोई अच्छा सा कोई सिस्टम निकाल के और इस मेनेंस को जो है ड्रग एडिक्शंस को कर्ब करने के लिए, ख़त्म करने के लिए जो है आप जो भी हमारे पास कैपेबिलिटी है और जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उन सब को यूटिलाइज करते हुए इसको रोकना होगा। तो इस पर आप काम करें। और क्योंकि हमारा यूथ बहुत सी, मैंने देखा कि बहुत से लोग जो ड्रग एडिक्ट हो गए हैं और बड़ी थोड़ी उम्र में जो है वो लोगों की जानें भी चली गई हैं। बिल्कुल। और इसलिए इस चीज़ को जो रोकना है, ड्रग एडिक्शंस को रोकना जो है ये बहुत ज़रूरी है। और मैं अभी कहा मैंने, और जब बाद में भी मैं यही चाहूँगा
कि इसके ऊपर जो है हम 100% जो है कि 200% जो है अपनी एनर्जी और रिसोर्सेज लगा के इस चीज़ को रोकने की कोशिश करेंगे। और दूसरा जो इतना ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है वो है अनएम्प्लॉयमेंट का। जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ के ज़्यादा लोग आर्मी में जाते थे, आर्मी भर्ती हुई नहीं उस तरीके से जैसे हुआ करती थी, हर साल जो एक सिस्टम होता था, उस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, खासकर रामगढ़ एरिया में बहुत काफ़ी ज़्यादा है। और यूथ फ्रस्ट्रेशन है, और फ्रस्ट्रेशन के कारण वो जो लोग हैं दूसरी तरफ से उनको ड्रग्स के थ्रू जो है उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको टारगेट एडिक्ट्स बनाया जा रहा है, जो कि एक बड़ी अनहेल्दी चीज़ है, नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ है। और इन दोनों चीज़ों के ऊपर हम जो है वो काम कर रहे हैं। बाकी छोटे मोटे इश्यूज़, अदर इश्यूज़ है उनके, क्योंकि सब कहीं वो पावर ग्रिड स्टेशन जो है उनको अपग्रेडेशन करने की ज़रूरत है, और पानी की सप्लाई जो ड्यूरिंग जो है वो कल्टीवेशन सीज़न जो होता है उसमें पानी मिलना चाहिए नहर में, वो एक इस तरह का एक इशू है उनका। बाकी हेल्थ सेक्टर अपग्रेड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, एजुकेशन में स्कूल्स बिल्डिंग अच्छा हो, और ताकि अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छा मेडिकल सर्विसेज लोगों को मिल सके, और एम्प्लॉयमेंट एक ज़्यादा इशू है। तो सर क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आम जनता के लिए, किस तरह से अपनी ज़िंदगी में बदलाव जो है आम जनता ला सकती है, क्योंकि वोटिंग राइट जो है ये सबसे अहम है किसी भी सत्ता को बदलने के लिए, अपने लिए एक अच्छी सरकार चुनने के लिए एक मौका होता है हर किसी गरीब अमीर के पास एक वोट का अधिकार। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ लोगों को कि ऐसा है कि जैसे आपने ये कहा कि असेंबली इलेक्शन हो या पार्लियामेंट इलेक्शन हो, उस पर एक लोगों के पास एक मौका आता है, एक लोगों के पास एक राइट टू वोट है उनके पास। बिल्कुल। और उस राइट को एक्सरसाइज करते हुए अगर वो जो है वो गवर्नमेंट बदल सकते हैं, आपका अपना एमएलए बदल सकते हैं, और अच्छा आदमी आगे ला सकते हैं। उसके लिए लोगों को 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 ये देखना है कि आने वाले टाइम में जो है गवर्नमेंट की किस पार्टी की बन रही है, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट, नंबर 1। नंबर 2, जिस पार्टी की गवर्नमेंट बन रही है उसका पास्ट रिकॉर्ड क्या है। पहले भी तो गवर्नमेंट में रहे होंगे लोग, जैसे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो वो लोग उनकी गवर्नमेंट देखें, तो उनकी गवर्नमेंट में लोगों को जॉब भी मिले हैं। लोगों की इस तरह की जो आज छेड़छाड़ हो रही है, जो लोगों को तंग किया जा रहा है, इस तरह का कुछ नहीं था। लोगों की सुनवाई थी, इसमें लोग एमएलए को पकड़ते थे, बात होती थी। तो मैं ये कहूँगा पार्टी को देखें, नंबर 1। नंबर 2, कैंडिडेट आप देखें। कैंडिडेट जो आप जिसको आप मेंबर एमएलए बना के भेजना चाहते हो, वो बहुत ज़रूरी है कि उसका कैंडिडेट का बैकग्राउंड क्या है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस क्या है, उसकी काबिलियत क्या है, क्या वो इस काबिल है कि हम जो मैंने अभी कुछ इश्यूज़ फ्लैग किए हैं बॉर्डर का, अपने रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी के या बाकी है, क्या उसमें इतनी काबिलियत है कि वो इन इश्यूज़ को जो है वो हल करवा सकता है। बिल्कुल। वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जब ये 2 चीज़ें आपने देखनी है, फिर लोगों के लिए, वोटर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि सब आप ज़ात पात से ऊपर उठें। आप ये ना देखें, हमारी यही बदकिस्मती रही है हमारे भारत में कि हम लोग हमेशा जो है वो कास्ट फैक्टर से ज़्यादा कंसिडरेशन देते रहे, प्रेफरेंस देते रहे। ये किस पार्टी का है, वो पार्टी किन लोगों की है। हम ये नहीं देखते कि कैंडिडेट की क्या कैपेबिलिटी है, उसकी क्या कैपेसिटी है। हम कास्ट देखते हैं, और उसका यही नतीजा जो आज हम भुगत रहे हैं कि आज लोगों के साथ क्या हो रहा है। हमारे स्टेट में ही, अपनी बाहर नहीं देखना, कंट्री में क्या हो रहा है, जम्मू कश्मीर में देख लें कि क्या क्या हो गया है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी हो गई है, और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कितनी दी गई है, डेली वेजेस के साथ क्या हो रहा है, प्राइस राइज का क्या हो रहा है, महंगाई कितनी बढ़ गई है और बढ़ती ही जा रही है, कितनी कहाँ आप लोग टैक्स पे कर रहे हो, और क्या कोई ईमानदारी के साथ अपने जिस देवी देवता को, खुदा को वो मानता है, वो अपने आप से ये पूछे क्या इस दौर में क्या वो कंफर्टेबल है, क्या वो समझता है कि बड़ी अच्छी ज़िंदगी लीड कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कोई टेंशन नहीं है, उसको कोई किसी की चिंता नहीं है। ऐसा नहीं है। मैंने देखा बहुत से लोग जो है, मुझे लगता है कि पिछले 1 साल में हर जगह हुआ होगा, लोग ज़्यादा डिप्रेशन में गए हैं, लोगों की एग्जाइटी जो है, परेशानियाँ बढ़ी हैं, और बहुत सी जो है यंग लोग भी, कम उम्र के लोग भी मैंने देखा है जो कि ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट अटैक से लोग उनकी मौत हो गई है।
दैट मीन्स कि लोग परेशान हैं और ज़बरदस्त डिप्रेशन में है और इतना उनको अवेयरनेस भी नहीं है, मेडिकल अवेयरनेस भी नहीं है कि साहब हमें शुगर चेक करनी है, हमें ब्लड प्रेशर चेक करना है। तो और भी जो बाकी चीज़ें हैं जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, बेटा पढ़ा लिखा है, नौकरी नहीं है उसके पास, तो कल्टीवेशन की कॉस्ट बढ़ गई है, बाहर से लेबर के थ्रू करवाना है, सब कुछ पैसे दे के करना है, तो हर लोग तो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, हर ज़मींदार इस तरह से अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि आने वाले असेंबली इलेक्शंस में आप पार्टी कैंडिडेट देखें और जिन कैंडिडेट्स को ऑलरेडी जो एमएलए रह चुके हैं और उनके बारे में पता करिए कि साहब ये एक सक्सेसफुल एमएलए थे या अनसक्सेसफुल एमएलए थे। इन लोगों ने, इसका मतलब ये है कि लोगों को इसका जो वादे किए पूरे किए, या जो इन्होंने कहा था आपको वोट लेने के बाद क्या वो पूरा किया, या क्या उसके बाद कहीं नज़र भी आए, क्या आपके दुख के टाइम में कभी आपके साथ खड़े हुए, दुख सुख में खड़े हुए, क्या उन्होंने कभी आपकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझा? बिल्कुल। या जहाँ की एमएलए रहे हैं देखिए वहाँ क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या जितनी डेवलपमेंट होनी चाहिए थी या जो करवा सकते थे ऐसी डेवलपमेंट हुई है? क्या आम एवाम को जो है मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स को फ़ायदा हुआ है या चंद वोटर्स को, चंद लोगों को जो है वो फैमिलीज़ को फ़ायदा हुआ है किसी एक आदमी के एमएलए बनने से? ये सब चीज़ें देखें और इसका बेस्ट यही है कि आप बेस्ट पार्टी, उसकी परफॉर्मेंस और कैंडिडेट और ज़ात पात से उठ के खुल के वोट डालिए और आपको डेफिनेटली चेंज मिलेगी, डेफिनेटली चेंज मिलेगी, आपको फ़र्क नज़र आएगा आपको। थैंक यू। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ फॉर्मर डीआईजी व नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर नेता अशोक अत्री जी। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।